अभी कोई अर्जेंट नहीं है। आप एयरपोर्ट पर फंसे हैं ना, तो फंसे रहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी ही बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है। जी हाँ, इंडिगो ने जो त्राहिमाम मचाया है और इसमें जो सरकारी लापरवाही नजर आई है, लोगों की परेशानी नजर आई है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वही पिक्चर दिखाया है जिसकी बात मैं पिछले कई महीने से कर रहा हूं। याद करिए, मैंने कहा था ना कि गोगोई से लेकर चंद्रचूड़ तक और फिर गवई तक वो तो खाली ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो वो पिक्चर अब चालू हो चुकी है, एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा। इसके साथ ही बात करेंगे कि कोई मुल्क बर्बाद कैसे होता है और कथित रूप से चुनी हुई सरकार यानी सत्ता में बैठे हुए लोग यदि किसी मुल्क को तबाह करना चाहें तो कैसे करते हैं। आज देश की संसद में इसका जोरदार उदाहरण सामने आया है। नाले के गैस से चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री ने और उनकी पूरी सत्ता ने 140 करोड़ की आबादी के मुल्क को टोपी पहनाने का इतिहास रचा है। उधर संसद में ही कांग्रेस सांसद ने मोदी सत्ता को उन्हीं की भाषा में तथ्यात्मक जवाब दिया है और बुरी तरह लताड़ा है। तो उसे भी देखेंगे। कहानी बड़ी जोरदार है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में कोई गंभीर रूप से बीमार हो, कोई मर गया हो, मरने की स्थिति में हो, किसी को भयंकर भूख लगी हो, भूख से मर रहा हो, तभी कोई आपसे आकर कह दे कि चलो चलो फिल्म देख कर आते हैं, या कह दे कि चलो पार्क में घूम कर आते हैं, टाइम पास करके आते हैं, मौज लेके आते हैं, तो कैसा महसूस होगा। जाहिर सी बात है, आपका खून में खौल उठेगा और आप भोजपुरी में कहेंगे कि तुम्हारे अखियां में कच्चा मार दिया है काजी, देख नहीं रहे हो मेरे परिवार में क्या हाल है, कोई भूख से मर रहा है, कोई बीमारी से, और तुम कह रहे हो कि चलो टाइम पास करके आते हैं, घूमने फिरने फिल्म देखने की बात कर रहे हो। बड़े बेशर्म आदमी हो भाई। अब सवाल यह है कि यही काम जब भारत की सरकार कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो जनता को नजर क्यों नहीं आता। जरा टकटकी लगाकर देखिए कैसे पूरे देश को टोपी पहनाई जा रही है। और ऐसा करने में सबसे आगे कौन है जानते हैं? अरे हमारे विश्वगुरु। आज विश्वगुरु संसद में जाकर वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं। बहस क्या कर रहे हैं? एक तरफा भंसड़िया रहे हैं, हमेशा की तरह ढेर सारे झूठ और आधी अधूरी बातें परोस रहे हैं। और सोचिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की अम्मा यानी लोकतंत्र की महतारी एक ऐसे मामले पर चर्चा कर रही है जिसका लोगों की आज की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। भावनात्मक बातें अलग होती हैं, दिखावे की चीजें अलग होती हैं, मगर मूलभूत आवश्यकता अलग होती है। राष्ट्रवाद के नाम पर वोट का कटोरा लेकर घूमना अलग होता है और राष्ट्र की सुरक्षा करना, राष्ट्र के लिए काम करना अलग होता है। हुजूर ने संसद में क्या क्या कहा है और कैसा जवाब मिला है उस पर आएंगे, मगर पहले यह देख लीजिए कि देश किन संकटों से गुजर रहा है। बहस किन मामलों पर होनी चाहिए, चर्चा किन मुद्दों पर होनी चाहिए और कैसे देश को टोपी पहनाई जा रही है। टोपी पहनाने वाला कोई और नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही देश की राजधानी में ब्लास्ट होता है, कम से कम 15 लोगों की मौत बताई जाती है, दर्जनों लोग घायल हुए, बहुतों की जिंदगी बर्बाद हुई, सब कुछ खत्म हो गया, हमारी जग हंसाई हुई। अब तक तो भाजपा के लोग कहते थे कि देश के भीतर कहीं हमला नहीं होता है, ब्लास्ट नहीं होता है, अब सीधे राजधानी में हो गया। वैसे भी ये लोग तो यहाँ तक झूठ बोल देते हैं कि 2014 के बाद कोई आतंकी हमला हुआ ही नहीं। ये अपने आप में सवाल है कि यदि आतंकी हमला नहीं हुआ तो जो हमले हुए पहलगाम से लेकर पुलवामा तक, पठानकोट तक, उरी तक, वो किसने किए? किसके रिश्तेदार थे? अपने थे क्या? बहरहाल कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। जरा पता लगाइए कि संसद में क्या इस मामले पर बहस हुई या होगी? क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? कोई इस्तीफा होगा? और क्या गोदी मीडिया सवाल कर पाएगा? SIR के तहत दर्जनों BLO की कथित रूप से मौत हुई है। दवाओं में कईयों ने अपना जीवन स्वतः समाप्त कर लिया। क्या उस पर कोई बहस हो रही है? दिल्ली में भयंकर प्रदूषण है, हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग सरकार से साफ हवा मांग रहे हैं जो कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। और दिल्ली की पढ़ी लिखी एक्स्ट्रा एजुकेटेड स्कॉलर मुख्यमंत्री कह रही हैं कि AQI एक टेम्परेचर है। ये एकदम नाले से गैस वाला ज्ञान है। क्या देश की संसद में देश की राजधानी के प्रदूषण पर बहस नहीं होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री इस मामले में मुंह खोलेंगे? उल्टे वो तो देश की जनता से, दिल्ली की जनता से कह देते हैं कि मौसम का मजा लीजिए, यानी लोगों को चिढ़ा रहे हैं। खुद तो हर जगह एयर प्यूरीफायर लगा लेते हैं, मगर आम आदमी जो 15,000 कमाता है महीने का, वो 15,000 का प्यूरीफायर कहां से लगाएगा और कहां कहां लगाएगा? तो दिल्ली के प्रदूषण पर बात करने का टाइम मोदी सरकार के पास नहीं है।
तब भी नहीं है जब दुनिया भर में हमारी जगहसाई हो गई। रूस वाले पुतिन आके दिल्ली में छींक गए, खांस गए और दुनिया भर का मीडिया हम पर थूक गया, तब भी हमें शर्म नहीं आ रही है। ऐतिहासिक रूप से रुपया गिर चुका है, $1 90 रुपया के पार हो गया है। जो नरेंद्र मोदी एक वक्त में कहते थे कि रुपया तभी गिरता है जब सरकार भ्रष्ट होती है, सरकार गड़बड़ होती है और सरकार गिरी हुई होती है। रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, मगर अब तो लग रहा है कि रुपया और प्रधानमंत्री के गिरने में कंपटीशन हो गया है कि कौन ज्यादा गिर सकता है। क्या रुपये के गिरने पर संसद में बहस नहीं होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री इस बारे में जवाब देंगे? जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तो बहुत भसड़ियाते थे कि मैं सरकार में हूं मित्रों, मुझे पता है रुपया यूं ही नहीं गिरता। अब कहां गया वो ज्ञान? वही ज्ञान संसद में खड़े होकर फिर से दे दीजिए। अब तो इनके सांसद मनोज तिवारी, अरे वही रिंकिया के पापा वाले, बेबी बियर पी के नाचे लगनी छम्मा छम्मा छम वाले ज्ञान दे रहे हैं रुपए और डॉलर पर। कह रहे हैं कि हम लोग पॉकेट में रुपया लेकर चलते हैं, इसलिए डॉलर के महंगा होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनको कौन समझाए कि डॉलर महंगा हो रहा है तो हमारा रुपया सस्ता हो रहा है ना। उसके महंगा होने से फर्क भले न पड़े, लेकिन रुपए के सस्ता होने से तो फर्क पड़ेगा तिवारी जी। बहरहाल गिरते हुए रुपए पर कोई चर्चा नहीं। और देश की सबसे बड़ी मुसीबत वोट चोरी, सबसे बड़ा स्कैम और सबसे बड़ा धोखा भारतीय लोकतंत्र के साथ, आप इसे कह सकते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा और नॉन स्टॉप चर्चा इसी पर होनी चाहिए, मगर इस पर कोई बात नहीं। इन मामलों पर हुजूर का मुंह नहीं खुलता है। वैसे भी चोरी का आरोपी कब से अपनी मर्जी से चोरी पर सफाई देने लगे? टैरिफ की वजह से भारत को कितना नुकसान हो रहा है, भारतीयों को कितना नुकसान हो रहा है, इंटरनेशनल साख चौपट हो रही है, कितनी गिर रही है, इससे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ घंटे पहले ही गोवा में अग्निकांड हुआ है, पता चला आपको? कम से कम 25 से 30 लोगों की मौत हो गई, लोग जिंदा जलकर मर गए। करीब 20 स्टाफ और कई पर्यटक जीते जी जिंदा जल के बाढ़ में मर गए लापरवाही के कारण। इस पर कोई डिबेट नहीं। और तो और आज लगातार 7वें दिन भी इंडिगो की लगभग 300 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। लाखों लोग परेशान हैं। एक बुजुर्ग का वीडियो मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि 36 घंटे से सिर्फ एक चाय पीकर पड़ा हुआ हूं। किसी को शादी में जाना था, कोई बीमार है, किसी का ऑपरेशन है, सब यहाँ वहां फंसे हुए हैं, चौतरफा उथल पुथल है। मगर इतने बड़े संकट पर भी संसद में सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखता। चौतरफा उथल पुथल मची है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग 10 गुना 20 गुना किराया देकर यात्रा करने को मजबूर है, यहाँ वहां से अलग अलग फ्लाइट पकड़कर यात्रा करने को मजबूर है और किसी को फर्क नहीं पड़ता। संसद में इस पर बहस करने के लिए टाइम ही नहीं है। और समझने वाली बात यह है कि जब लोग सरकार की लापरवाही से परेशान होते हैं, सरकार की बदमाशी से परेशान होते हैं, तो अदालत पहुंचते हैं। और भारत की अदालत इस समय ऐसा लग रहा है कि कथित रूप से सरकारी भोंपू होती जा रही है। कई बार तो सरकार से भी 4 कदम आगे निकलकर सरकार का समर्थन भारत के वर्तमान सुप्रीम कोर्ट से निकल रहा है। अभी इंडिगो का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उस याचिका को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए लगाया गया था। अब बताइए इससे ज्यादा अर्जेंट क्या हो सकता है मामला। मगर जानते हैं हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा? उनका कहना है कि हम समझते हैं कि लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, जिन लोगों को अर्जेंट काम है, जिन लोगों को अर्जेंट हेल्थ प्रॉब्लम है, उनकी जरूरत है, लेकिन भारत सरकार ने संज्ञान लिया है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार समय पर कार्रवाई कर रही है। देखते हैं कुछ समय बाद क्या होता है। अभी कोई अर्जेंट नहीं है, यानी अभी कोई अर्जेंट नहीं है। आप फंसे हैं, मर रहे हैं, मरते रहिए। यानी भारत के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं, बीमार हैं, फंसे हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग डिस्टर्ब हैं, लेकिन अभी कोई अर्जेंट नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है। अब एक तरफ हमारे चीफ जस्टिस की ये बातें और दूसरी तरफ लगातार 7वें दिन भी 300 फ्लाइट लगभग कैंसिल होने की खबर। आप दोनों को अपने दिमाग में रखिए और सोचिए कि अगर सरकार ने समय पर एक्शन लिया है, तब भी 7वें दिन अब तक 300 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। क्या इसे आप समय पर एक्शन कहते हैं? यदि सरकार समय पर एक्शन लेती तो ये तबाही आती ही नहीं, बल्कि आरोप तो ये लग रहे हैं कि मोदी सरकार ने ही इस तबाही को आने दिया है, क्योंकि उसने हर क्षेत्र में धन्ना सेठों का एक अधिकार बना दिया है, जनता के पास ऑप्शन ही खत्म कर दिया है। आप कोई भी सेक्टर उठाकर देख लीजिए, उसमें एक ही बड़ा प्लेयर या 2 बड़े प्लेयर बचे हुए हैं, 2-3 की संख्या में, ताकि जनता को मजबूर किया जा सके और ये लोग जिस तरह चाहें आपको लूट सके। अकेले इंडिगो का शेयर लगभग 60 से 65% का बताया जाता है। अब आप सोचिए कि बाजार में यदि 100 में से 65% की हिस्सेदारी एक ही सेठ के पास हो, तो वो कैसी मनमानी करेगा, आपको लूटेगा कि नहीं? और सारा खेल चुनावी चंदे का है। जो सरकार के साथ अधिकारी काम करते हैं वो इंडिगो में भी काम करते हैं। बड़ी खिचड़ी है और ये संकट आया नहीं बल्कि मोदी सरकार का दिया हुआ न्योता है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और आज भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में किसानों को अपनी बात मनवाने के लिए 1 साल तक धरना देना पड़ता है, 750 किसानों को अपनी जान देनी पड़ती है, और इंडिगो जैसी कंपनी को सरकार को झुकाने के लिए खाली 24 घंटे लगते हैं। यानी सेठों के सामने हमारे हुजूर तुरंत दंडवत हो जाते हैं, लौट जाते हैं। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कैसे सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया, और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि यह फैसला वापस करवाने के लिए ही जानबूझकर इंडिगो ने यह पूरा प्लान किया था। अब इन सब के बीच पिस कौन रहा है? जनता।
परेशानी किसको होगी? आपको। और अमृत काल में जनता माने भेड़ बकरी, जनता माने बाबा जी का ठुल्लू। पिछले 6 दिन में 3,900 से ज्यादा इंडिगो की उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं। दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट बनाया है आप भी देखिए। 2 दिसंबर को 200 फ्लाइट कैंसिल, 3 दिसंबर को 150 से ज्यादा, 4 दिसंबर को 550 से ज्यादा, 5 दिसंबर को 1600 फ्लाइट कैंसिल, 6 दिसंबर को 800 से ज्यादा, 7 दिसंबर को 650 से भी ज्यादा। अब आप सोचिए कि एक हफ्ते में हजारों फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं और भारत के सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि सरकार ने समय पर एक्शन ले लिया है, इस मामले में कोनो जल्दबाजी नहीं है, नो अर्जेंट। बाकी सुप्रीम कोर्ट से ऐसी ही फिल्म देखने को लगातार मिलेगी, अगले कई महीनों तक, साल 1.5 साल तक मिलेगी। वो क्यों मिलेगी, इसका राज इस तस्वीर में छुपा हुआ है। आपको याद दिला दें कि चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस बनने से पहले भाजपा के उस हरियाणा के मुख्यमंत्री के बुलावे पर हलवा पूड़ी खाने चले जाते हैं, जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी औकात एगो चपरासी को ट्रांसफर करने की नहीं है। अब सोचिए, ऐसे असक्त मुख्यमंत्री के बुलावे पर यदि जस्टिस सूर्यकांत खाना खाने चले जाते हैं, वो भी सपरिवार ढेर सारे जजों को बटोर के लेके जाते हैं, तो विश्वगुरुओं के आगे क्या हाल होता होगा। तो अभी फिल्म शुरू हुई है, देखते जाइए और कौन कौन से दृश्य देखने बाकी हैं। लाखों लोगों का सामान एयरपोर्ट वगैरह पर फंसा हुआ है और संसद में इस मसले पर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इधर उधर की गोल गोल बातें करके निकल लेते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। सवाल है कि दुनिया के कितने देशों में इस तरह से हजारों फ्लाइटें कैंसिल होती हैं जी, लाखों लोगों को परेशान किया जाता है। लोकसभा में विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा, हंगामा किया। अब आइए हमारे विश्वगुरु के पास, देश की तमाम समस्याओं और मुद्दों को छोड़कर हुजूर इतिहास खोदने निकले हैं, फावड़ा उठा लिए हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम से विश्वासघात हुआ। अब सवाल यह है कि आज देश के हवाई यात्रियों के साथ जो विश्वासघात हो रहा है और हुआ है, उस पर आप मुंह खोलेंगे कि नहीं हुजूर? दिल्ली की वो जनता जो बम ब्लास्ट में मारी गई, उनके साथ जो विश्वासघात हुआ, उसका जवाब कब देंगे? दिल्ली में जो लोग 24 घंटे प्रदूषण से मर रहे हैं, बीमारी झेल रहे हैं, वो भी तो विश्वासघात है देश की जनता के साथ, और वो ताजा विश्वासघात है, उस पर जवाब कब देंगे? वोट चोरी का मामला जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वासघात है, लोकतंत्र, संविधान और 140 करोड़ की आबादी के साथ विश्वासघात है, उस पर जवाब कब देंगे? रूस के राष्ट्रपति भारत की राजधानी में आके खांसते छींकते चले गए, उस पर जवाब कब दीजिएगा? अब चूंकि आप सब जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब हमारे 75 वर्षीय बुजुर्ग प्रधानमंत्री के पास नहीं है, गिरते रुपए का जवाब नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है कि 15 लाख का जुमला क्यों दिया, 2 करोड़ रोजगार का हर साल का जुमला क्यों दिया, उनके पास इसका भी जवाब नहीं है कि 100 स्मार्ट सिटी कहां चली गई, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई। इन सारे सवालों के जवाब नहीं है। काला धन क्यों नहीं आया, नहीं पता है, इसलिए इतिहास खोदने बैठ जाते हैं। कह रहे हैं कि अंग्रेजों को करारा जवाब था वंदे मातरम, आज भी प्रेरणा दे रहा है, इनको ढेर दे रहा होगा। आजादी के समय महात्मा गांधी को भी ये पसंद था और बार बार पूज्य बापू का नाम ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन्हीं की विचारधारा के लोग गोडसे की पूजा करते हैं, इनका पूरा सिस्टम है गोडसे की पूजा करता है, गांधी को गरियाता है, और उसी सिस्टम के लोगों ने कथित रूप से गांधी की हत्या भी की। लेकिन कांग्रेस को पंडित नेहरू को निशाने पर लेने के लिए हुजूर किसी को भी सर पे बिठा सकते हैं। उन्हें इस गीत के साथ हुआ अन्याय याद आ रहा है, दशकों पुराना अन्याय, कथित अन्याय याद आ रहा है, मगर खुद आज देश की जनता के साथ, पूरी व्यवस्था और देश के साथ जो अन्याय कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है। दरअसल उसी अन्याय को छुपाने का ये पूरा खेल है। कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ में 15 अक्टूबर 1936 को वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया तो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखा। उन्होंने मुस्लिम लीग को जवाब नहीं दिया, निंदा नहीं किया, उल्टे वंदे मातरम की पड़ताल शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि जब मुस्लिम लीग वाले वंदे मातरम के खिलाफ नारा दे रहे थे तो हुजूर आरएसएस वाले क्या कर रहे थे? आपके राजनीतिक पूर्वज क्या कर रहे थे? उसी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे, उसी मुस्लिम लीग की 2 नेशन थ्योरी का समर्थन कर रहे थे। क्या आप उस वक्त, यानी आपके लोग उस वक्त वंदे मातरम के साथ खड़े हुए, आवाज उठाई? हुजूर की बातों का कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत में राष्ट्र को समझा ही नहीं। अगर भारत मजबूत राष्ट्र है तो वो इसलिए क्योंकि इसमें बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, कर्नाटक, नागालैंड सभी राज्यों की राजभक्ति समाई हुई है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म, जातियां, सब कुछ सम्मिलित है, लेकिन संविधान एक ग्रंथ है, संविधान सिर्फ एक है। आप कहते हैं कि वंदे मातरम नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश में जनगण मन को राष्ट्रगान का तवज्जो दिया गया तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने न तो तिरंगे को अपनाया न राष्ट्रगान को तवज्जो दी। आप लोग क्या बात करेंगे राष्ट्रभक्ति की? वैसे आपको याद दिला दें, आजादी के बाद कई दशक तक आरएसएस ने तिरंगे को अपनाया नहीं, अपने मुख्यालय पर फहराया नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाजपा और आरएसएस का राजनीतिक इतिहास इतना गड़बड़ रहा है, राष्ट्र को लेकर, राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर, अंग्रेजों से लड़ाई को लेकर, तो फिर बार बार ये लोग इतिहास काहे खोद देते हैं?
उससे तो इन्हीं का नुकसान होता है। लोगों को इनकी हकीकत पता चलती है, इनकी विचारधारा का सच पता चलता है। दरअसल मसला ये है कि बड़ी समस्या से निपटने के लिए छोटी मोटी समस्याएं आ भी जाएं, बुला भी ली जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जो चीजें गिनाया, सरकार के पास इनका जवाब नहीं है। जो मुद्दे हैं आज के, उसका जवाब नहीं है, इसलिए इतिहास खोदना जरूरी है। भले ही इतिहास में अपने कुकर्म नजर आए, वो चल जाएगा, चले बोल है, क्योंकि मीडिया अपने हाथ में है। अब आप दर्शक बताइए कि क्या ये 140 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान के साथ धोखा नहीं है? न तो देश की सीमा सुरक्षित है, न देश की राजधानी सुरक्षित है, लोगों को न साफ हवा मिल रहा है, न साफ पानी मिल रहा है, न किसी का धंधा सुरक्षित है अडानी अंबानी को छोड़ के, और तो और लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार वोट भी सुरक्षित नहीं है। और हम बहस कर रहे हैं किस पे? वंदे मातरम को लेकर कि उसकी कुछ पंक्तियां हटा दी गई। कभी कभी सोचता हूं कि जब दुनिया वाले भारत की जनता और भारत की सरकार की हरकतों को, हमारी संस्थाओं की हरकतों को देखते होंगे तो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। आज जब हुजूर भाषण देने जा रहे थे तो वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा कि सारे फैक्ट चेकर सावधान हो जाएं, झूठ पकड़ने वाली मशीनों को चालू कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम पर चर्चा शुरू करने वाले हैं। झूठ और अर्ध सत्यों की बरसात होने वाली है। नेहरू के बारे में दनादन झूठ बोलेंगे, उन पर आरोप लगाएंगे कि वंदे मातरम के खिलाफ थे, और तो और इस बहस को रखा ही इसलिए गया है ताकि नेहरू और कांग्रेस को लांछित किया जाए। वंदे मातरम का गौरवगान कम होगा, नेहरू और कांग्रेस को बदनाम ज्यादा किया जाएगा। ये लोग आत्मनिरीक्षण तो करेंगे नहीं। ये लोग बिल्कुल नहीं बताएंगे कि आजादी के आंदोलन के दौरान संघी लोग वंदे मातरम बोलने से घबराते क्यों थे। ये वो आंकड़े नहीं देंगे कि वंदे मातरम बोलते हुए जेल जाने वालों में संघियों की संख्या कितनी थी। ये लोग वो भी नहीं बताएंगे कि आज अचानक उनकी पार्टी और संघ वंदे मातरम की रट क्यों लगा रहा है। ये बहस केवल हिंदू राष्ट्रवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जानी है। इनका नस्लवादी राष्ट्रवाद अभी भी देश के गले में उतरा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और चीन के मामले में इनके रवैये ने सबको समझा दिया है कि इनका राष्ट्रवाद फर्जी है, ढोंग है, कायर है। एक मुट्ठी भर आबादी है जो अभी भी इनके चलावे में फंसी हुई है। अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अब इस भ्रमजाल को फैलाना है, इसलिए राष्ट्रवाद से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल बढ़ेगा। ऐसे जालसाजों से सावधान रहना जरूरी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा ने लिखा है कि कभी कभी सोचती हूं अगर पंडित नेहरू न होते, नरेंद्र मोदी और अक्ल से पैदल भाजपाइयों के पास बोलने के लिए क्या होता। बेचारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कैसे चलाते, बीजेपी का फेक न्यूज का लहलहाता धंधा कैसे फूलता फलता। नरेंद्र मोदी हर बात का ठेकरा किसके सर पर फोड़ते। नरेंद्र मोदी के पास बेचने को सरकारी कंपनियां कहां से आती। नेहरू के बनाए विश्वविद्यालय संस्थानों में संघी कैसे घुसाए जाते। नरेंद्र मोदी संसद में डिबेट करके लोगों को मूल मुद्दों से कैसे भटकाते। नेहरू न होते तो मनगढ़ंत मनोहर कहानियां कैसे रचते संघी लोग। नेहरू ना होते तो इन अंग्रेजों के मुखबिरों की औलादों का वजूद ही क्या होता। लेकिन सोचिए, नेहरू भी क्या कमाल थे। अपनी मृत्यु के 63 साल बाद भी वो नरेंद्र मोदी और उनकी जमात पर किस कदर हावी हैं कि उनका नाम लिए बिना ये महामूर्खों की टोली 2 लाइन नहीं बोल सकती। ऐसे ही थोड़ी बापू उन्हें हिंद का जवाहर कहते थे। वैसे आप लोग इस ध्यान भटकाओ योजना पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फर्जी राष्ट्रवाद पर क्या सोचते हैं, अपनी बात जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय